नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। अगर आपको हमारे कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन 2 नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन के कोर्सेज कब शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है और उससे आपको क्या क्या फायदा होगा। ऑलराइट, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे हमारे नंबर हैं, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप डाउनलोड करके @study for civil services खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप से आपको बहुत फायदा होगा यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में। ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज देखिए, मेंस के लिए 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो अपने आप में तो काफी छोटे छोटे हैं, लेकिन तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो आप ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल्स को रिलेट करके आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देखिए, सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल है कैलिब्रेटेड बैलेंस, पेज नंबर 6 पे है ये बात कर रहा है जो इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिया की पॉलिसी रिगार्डिंग यूएस चाइना, जो अभी एक तरह से जियो पॉलिटिकल वॉर जैसी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दोनों में, स्पेशली यूएस इलेक्शन करीब है तो अभी हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसको लेके। एस्केलेटिंग टेंशंस जो ये है, ये ऑब्वियसली यूएस चाइना के बारे में है कि उनकी दोनों की टेंशन आपस में बढ़ रही है। और डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज, ये पेज नंबर 7 पे देखिए। साउथ कोरिया की ज्यादा कभी बात होती नहीं है, पर इस केस में साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री बन के निकल सकता है जो भारत को काफी फायदा देगा। ऑलराइट, जीएस में ऑब्वियसली कहाँ कहाँ ये जाता है आज आप लोग बताएंगे, अब तक मैं बताता था। आज आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि ये टॉपिक्स ऑब्वियसली कहाँ पे यूज होंगे। ऑलराइट, तो ये नई तरीके से आज मैं आपको पढ़ाता हूँ 3 आर्टिकल्स को एक साथ रिलेट करके, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, पहला एनालिसिस। पहली चीज जो इंडिया, यूएस, चाइना, ठीक है, 3 मेन कंट्रीज इसमें रहेंगी आपके आर्ग्यूमेंट में, और चौथी होगी साउथ कोरिया। तो देखिए, अभी हाल ही में यूएस ने अपना एक कॉन्जुलेट, ठीक है, वाणिज्य दूतावास बोलते हैं कॉन्जुलेट को, उसको जो है उन्होंने बंद कर दिया है ह्यूस्टन में। ठीक है, ह्यूस्टन जो है किस राज्य में आता है अमेरिका के, ये आप लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ी एक ही मूव है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कोई डिप्लोमेटिक मिशन अगर आप बंद कर दें, ठीक है, तो उसके लिए आपको रीजंस देने पड़ते हैं और ऐसा क्यों किया गया, और ये काफी बहुत बड़ी मूव मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई डिप्लोमेटिक टेंशन होती है तो उसमें देखिए फॉरेन वियना कन्वेंशन को मेंशन किया जाता है। अभी आपको याद होगा कि देवयानी खोब्रगड़े जो यूएस में पोस्टेड थी कुछ 1-2 साल पहले इंडिया की, उनके साथ जब थोड़ी बदसलूकी हुई तो इंडिया ने काफी उस पर, यहाँ पे डोमेस्टिकली काफी उस पर बवाल मचा था। तो इस तरह से पूरा कॉन्जुलेट बंद कर देना, ये तो बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। ऑलराइट, ये बंद इसलिए किया गया है कि इसमें बोला गया कि यहाँ पे ये लोग स्पाई करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुरा के चाइना को देते हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी है। हर देश जो बड़ा देश है वो एक दूसरे के देश में कई कॉन्जुलेट जो खुलते हैं, जनरली ऐसा कहा गया है बहुत सारे कॉन्जुलेट वहां पे डायस्पोरा को सर्व करने के लिए नहीं, बल्कि उस देश की स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली उसको सर्व करने के लिए खोले जाते हैं। तो थोड़ी बहुत स्पाइंग हर देश पे ऑलमोस्ट कर रहा है, स्पेशली अगर उनके एक से ज्यादा एम्बेसी या बहुत सारे कॉन्जुलेट्स हों। ऑलराइट, तो अब आप अमेरिका और चाइना के देखेंगे तो ऑलमोस्ट अमेरिका के 10-10 कॉन्सुलेट होते हैं बड़े देशों में, या जहां उनको लगता है कि होने चाहिए। सो सिमिलरली चाइना के भी कॉन्सुलेट्स काफी ज्यादा हैं यूएस में। ऑलराइट, तो अभी इसके रिवर्स मूव की बात चल रही है कि शायद चाइना जो है अमेरिका का वुहान वाला कॉन्सुलेट बंद कर सकता है, या फिर मे बी हांगकांग वाला, और अगर वो बंद करेंगे तो फिर काफी बात आगे बढ़ सकती है। ऑलराइट, अब इसमें देखिए जो टेंशंस हैं, दे आर नो लॉन्गर अबाउट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। तनाव अब व्यापार और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, पहले सिर्फ ट्रेड और टेक्नोलॉजी के बारे में था। ठीक है, लेकिन अब जब यूएस को रियलाइज हो गया है कि टेक्नोलॉजी में
चाइना हैज एन एज थोड़ा सा आगे चल के, और फ्यूचर में 2025 तक चाइना आगे निकल जाएगा, और ट्रेड में तो ऑलमोस्ट आधी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है ही। तो अब एक सुपर पावर क्या चाहेगी कि जो दूसरी सुपर पावर है जो उससे आगे निकल सकती है, ऑब्वियसली उसको वो रोकना चाहेंगे। तो अब ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब ये बन गया है तो धीरे धीरे दो सुपर पावर के बीच में अलायंस बनने लगते हैं, गुट बनने लगते हैं, दल बनने लगते हैं कि ये लोग हमारे साथ और ये लोग इनके साथ। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर जब थे, हुआ था। इंडिया जो है इस तरह के किसी भी गुट में आज तक नहीं रहा है। नॉन अलाइंड मूवमेंट एक करके चीज थी, आप लोग को याद होगा, ऑब्वियसली वो सिलेबस में भी है, उस पर मैं आपको अगली स्लाइड में आगे बात करेंगे। एक दो चीजें आपको जो और ध्यान देनी कि चाइना हैज द हाईएस्ट जीडीपी एट पीपीपी, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। चाइना पीपीपी के टर्म्स में जीडीपी में नंबर 1 है और नॉमिनल में नंबर 2 है। ऑल राइट, तो इट इज अ सुपर पावर। जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यूएस इज अ सुपर पावर, दूसरी सुपर पावर दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म्स पे देखा जाए, मिलिट्री टर्म्स में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और यूएस के ही पास है, और सबसे ज्यादा मिसाइल्स भी इकोनॉमिकली। लेकिन हर चीज अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है, पूरी कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक होती है। जब इकोनॉमिकली एक देश कोई दूसरे देश से आगे बढ़ने लगता है, या दूसरे देश को लगता है ये मुझको पिछाड़ देगा, तब उसको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, होना ही पड़ता है उसको, क्योंकि आप वरना फिर आप अपने देश में इलेक्शन हार जाओगे अगर दूसरी कंट्री आपसे आगे निकल गई, जबकि आप इतना आगे थे। और अभी आपको पता है कि यूएस में इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली जितना अभी, और प्लस डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी नीतियों को लेके काफी उन पे क्रिटिसिज्म है, तो ऑब्वियसली चाइना एंगल से उनको भी थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिल ही रहा होगा। तो ये कई जगह देखा गया है कि जब भी डोमेस्टिकली थोड़ा सा देश अंदर से खराब होने लगता है तो एक फॉरेन एनिमी दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। और चाइना तो यहाँ पे है भी इस टाइम एनिमी सबका, तो उससे उनको फायदा ही होना है। तो ये बढ़ता रहेगा फिलहाल, जब तक यूएस इलेक्शन नहीं होते नवंबर तक ये पीक करेगा। इसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बढ़ेगी। उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अचानक से इसमें चेंज आ सकता है और आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इट इज बैड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ऑलराइट, अब इसमें देखिए इंडिया का रोल क्या है। देखिए इंडिया का व्यू क्या है। नॉन अलाइनमेंट जो है आज की डेट में प्रैक्टिकल नहीं है कि आप ना इनके साथ रहो ना उनके साथ रहो या किसी के साथ ना रहो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। देखिए इंडिया अपने आप में काफी बड़ी शक्ति है, अभी रशिया भी एक काफी बड़ी शक्ति है, और जापान, साउथ कोरिया, ये भी कंट्रीज काफी पावरफुल हैं। जर्मनी हो गई, ठीक है, मिलिटरीली नहीं तो इकोनॉमिकली तो है ही, ठीक है। अब देखिए इंडिया हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस एंड विल नेवर बी। जयशंकर साहब हमारे जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ये बोला है कि इंडिया कभी अलायंस में किसी के साथ नहीं रहा है, गठबंधन में, और ना ही होगा। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इज आवर प्रायोरिटी, ठीक है, ये आपको लिखना है उसमें। स्वतंत्र निर्णय लेना हमारी प्राथमिकता है। देखिए अगर उस टाइम पे इंडिया जब नॉन अलाइंड मूवमेंट चल रहा था, अगर यूएस की साइड ले लेता या यूएसएसआर की साइड ले लेता, तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि मान लीजिए फिर अगर दोनों में वॉर हो जाती तो आपको एक तरफ से लड़ना पड़ता, फिर आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग चली जाती है। इसीलिए यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये कहा है कि हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह से कुछ बनने लगेगा कि चीन की तरफ कुछ देश आ रहे हैं और अमेरिका की तरफ कुछ देश जा रहे हैं, तो भारत उससे बचना चाहेगा, उसमें नहीं घुसना चाहेगा। देखिए अमेरिका ने भी कई बार अपनी तरफ से, जो उनके माइक पोम्पेयो ने कई बार इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं कश्मीर इशू और चाइना को लेके, और इंडिया और यूएस की दोस्ती दिखा के एक साथ सामने आने की बात की है, लेकिन इंडिया ने उस बात को भी देखिए ज्यादा अपनी तरफ से तूल नहीं दिया है। सरकारी तौर पे मीडिया ने तो बहुत तूल दिया, मीडिया तो सिर्फ यूएस की मिसाइल और पावर दिखाता है, ठीक है, लेकिन सरकारी तौर पे उसको अभी इस तरह से वो नहीं किया गया है कि हम यूएस के साथ मिलके चाइना पे अटैक करेंगे या चाइना को नीचा करेंगे। एक दूसरे से आपस में डायलॉग पे सिर्फ बात चली कि इंडिया चाइना आपस में सॉर्ट आउट करेंगे, किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से हम लोग, चाहे ही वो यूएस क्यों ना हो, ठीक है। ऑफिशियली मीडिया कैन डू एनीथिंग ऑब्वियसली। तो अब देखिए हम लोग अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में क्या क्या करना चाह रहे हैं। वी रीच्ड आउट टू रशिया, अभी राजनाथ सिंह साहब रशिया गए थे ट्राइलैटरल एक्सरसाइज में, तो आप अपना एक वन ऑन वन रिलेशन रशिया से बेहतर करना चाह रहे हैं इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और एक बात चली है कि जो
मिडिल कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन है और जापान है, इनके हम लोग थोड़ा और करीब आए धीरे धीरे, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी, ठीक है, तब हम लोग जाके एक प्रॉपर काउंटर चाइना इनिशिएटिव तैयार कर पाएंगे, राइट। लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस हमको नहीं खोनी है कि जब हम चाहें तो हम इनसे संबंध अलग हो सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए रशिया चाइना में वॉर हो जाए तो रशिया कहे इंडिया को कि तुमको भी लड़ना ही लड़ना है। इस सिचुएशन में हमें अपने आप को नहीं डालना है, क्योंकि हमको किसी भी तरह की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करनी है, ठीक है, स्पेशली डेवलप्ड देशों के लड़ाई में, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि कोई कमजोर देश हमारी तरफ से लड़े और उनकी इकोनॉमी और कम होती है और वो और खत्म हो जाए, फिर ये दो डेवलप्ड देश और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज अभी इससे एनालिसिस से बाहर नहीं है। हो सकता है 1 साल बाद ये व्यू चल रहा हो कि यूएस और चाइना मिल गए हैं साथ में, ठीक है, और मिल के पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साउथ कोरिया एंगल क्या है इसमें। तीसरा जो आर्टिकल था उसमें बात हुई थी कि देखिए साउथ कोरिया अमेरिका का काफी पुराना और एक तरह से कह सकते हैं परमानेंट फ्रेंड है, नॉर्थ कोरिया के इशू की वजह से। ऑब्वियसली शुरू से ही अमेरिका ने वहां पे उनको सपोर्ट दिया है। तो इजराइल के बाद या ऑलमोस्ट इजराइल के बराबर अगर कोई परमानेंट अमेरिका के साथ रहेगा वो हमेशा साउथ कोरिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का देश जब एग्जिस्ट करता है जिसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जिनके पास निवेश करने की कैपेबिलिटी है, जिनका जीडीपी भी काफी अच्छा है, तो उस तरह के देश के साथ इस सिचुएशन में हमारी दोस्ती होना और अच्छी दोस्ती होना बहुत जरूरी है। हमारी से मतलब इंडिया और साउथ कोरिया की, ऑलराइट। पुरानी कहावत है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, ऑलराइट। साउथ कोरिया को आप उसी नजर से अभी देखेंगे। देखिए इंडिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशंस हैं बहुत ही स्लो हैं और स्टैग्नेंट है, ज्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत ही कम ट्रेड है, 22 बिलियन डॉलर के आसपास की ट्रेड है, जो कि देखा जाए तो काफी कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि we need to differentiate between the people and cultures of East Asia। हमें पूर्वी एशिया के लोगों और संस्कृतियों के बीच अंतर करने की जरूरत है, एटलीस्ट ऑफिशियल लेवल पे। आम आदमी तक तो खैर उसको अपने पड़ोसी के बारे में भी शायद ही पता होता है, लेकिन एटलीस्ट ऑफिशियल लेवल पे करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप देखें चाइनीज हो, जापानीज हो या साउथ कोरियन हो, हम लोग को कितना फर्क पड़ता है? हमारे लिए ऑलमोस्ट सब एक जैसे हैं, जबकि दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। उनके कल्चर्स अलग हैं तीनों के आपस में, ठीक है, और उनके लोग भी अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज अलग हैं, उनकी मिलिट्री अलग है, ठीक है, उनके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी अलग अलग हैं, ऑलराइट। और हमें सब एक दिखते हैं, चाइना से लेके इंडोनेशिया सिंगापुर तक। इनको तो छोड़िए, आप अपने ही देश में देख लीजिए कि हमारे जो भाई बहन हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके साथ कितना अन्याय होता है, क्योंकि दे लुक लाइक चाइनीज और द ईस्ट एशियन पीपल, ठीक है। दिल्ली में आपने कई बार खबरें सुनी होंगी कि उनके खिलाफ गलत गलत लोग चीजें बोल देते हैं, उनको उल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं, ठीक है। आजकल तो कोरोना कोरोना भी लोग बोलना शुरू कर दिया। तो जब हम लोग अपने ही लोगों के साथ इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, तो दूसरे देशों के लोगों के बीच में कैसे होगा? पर ऑफिशियली इसको करना पड़ेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू डू इट। बेटर रिलेशंस विद साउथ कोरिया आर अ मस्ट। देखिए साउथ कोरिया के पास ना पैसा है, इन्वेस्ट करने लायक भी पैसा है, और साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो जो चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंस है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब की, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग करके 10 से 20% साउथ कोरिया से ले सकते हैं उतने ही पैसों में, ऑलराइट। उसके अलावा आपके इंडोनेशिया और मलेशिया, ये 2 देश हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अपने वहां से, तो वहां से भी इंपोर्ट ले सकते हैं। बट साउथ कोरिया कैन फिल अ गैप। जो थोड़ा सा गैप बनेगा अगर हम लोग चाइना से आगे चल के एकदम से ट्रेड कम होती है या बंद होती है, जबकि ऐसा होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो हम लोग साउथ कोरिया को यूज कर सकते हैं। साउथ कोरिया आपके यहाँ एफडीआई भी लगा सकता है, ठीक है, पैसा लगा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो आप लोग ने GS3 में है उस पे यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। उससे आपकी रिड्यूस हो सकती है डिपेंडेंस ऑन चाइना, ऑब्वियसली। तो ये जो है छोटा सा एनालिसिस था कि साउथ कोरिया से रिलेशंस अभी वीक हैं। अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो साउथ कोरिया यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है, तो क्योंकि चाइना से अभी प्रॉब्लम चल रही है तो इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए, ऑलराइट। क्योंकि अभी इस तरह से ये प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है, ये लंबा खींचेगा मामला, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही था इसमें। अब देखिए आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में देखिए थोड़ा सा ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, क्योंकि साउथ कोरिया हार्डली कभी कोई बात करता है, बट देन आज इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है।
हालात के हिसाब से लोगों की इंपॉर्टेंस पता चलती है, लाइफ में भी और जियोपॉलिटिक्स में भी। ऑलराइट, so India's relations with South Korea can play a key role in the current geopolitical conflict. दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध मौजूदा भू राजनीतिक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पे आपको टिप्पणी करनी है, इसको लिखने की कोशिश करिएगा। ऑब्वियसली इसमें साउथ कोरिया को मेंशन करने के बाद आप जो कल्चरल डिफरेंसेस वाला पॉइंट था जो हम लोग नहीं समझते हैं अभी, उसके बारे में लिखिएगा और फिर उसको यूएस चाइना और जो करंट जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक दिक्कतें आ रही हैं उससे रिलेट करके इसको लिखने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, चलिए फिर दोस्तों कल मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।